व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOE Warriors। तो टॉपिक आज मेरा कुछ और था वीडियो बनाने का। लास्ट टाइम मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग था। और अभी कुछ घंटों पहले एक वीडियो सामने आता है जिसमें कहा जाता है एडवोकेट जनरल के मुताबिक कि 817 से रिलेटेड जो भर्ती है उसे सरकार कैंसिल करने के पक्ष में है, उसे सोच रही है उसे कैंसिल करने का। तो कुछ एक सवाल हैं जो मुझे लगता है कि न सिर्फ मेरे मन में बल्कि आप सभी के मन में इस समय उठ रहे होंगे। एक पार्शल तरीके से इस वीडियो को नहीं देखिएगा, बहुत ही सेंसिबल और न्यूट्रल तरीके से इस वीडियो को आप देखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो पहले से मन मत बनाइएगा कि आपका पोस्ट कोड कौन सा है या आपका पोस्ट कोड कोर्ट में है या नहीं है। एज्यूम ऐसा कीजिए कि आप किसी भी पोस्ट कोड से बिलोंग नहीं करते या फिर सारे पोस्ट कोड आपसे रिलेटेड है, तब आप इस वीडियो को जो है या इस वीडियो के साथ कोरिलेट कर पाओगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके मन में और कौन कौन से सवाल हैं जो इस क्रिटिकल कंडीशन में जाग रहे हैं। अगर जो सवाल ये सारे मेरे मन में जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर ये सभी सवाल आपके मन में चल रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग जो हैं वो मेरे साथ सहमति रखते हैं। क्रूशल टाइम है काफ़ी ज़्यादा हिमाचल के लिए और सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स के लिए। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस टॉपिक। तो पहला सवाल निकल कर आता है कि क्यों सरकार के बयानों में जो है वो समानता नहीं है। पहला सवाल यही निकल कर आता है कि सरकार के आखिरकार जो बयान दे रही है उसमें समानता क्यों नहीं है। एडवोकेट जनरल जो बयान देते हैं तारीख के बाद उसमें समानता क्यों दिखाई नहीं देती है। कभी 20 तारीख दी जाती है, कभी 25 तारीख दी जाती है, कभी कोई स्पेशल मंत्री बुलाता है, जब मीडिया क्वेश्चन पूछती है तो बयान कुछ और दिया जाता है। कभी बोला जाता है कि हम पूरी 1800 की 1800 जो है पोस्ट्स हैं उनके ऊपर भर्ती करवाने के मूड में, सारी पोस्टों को के ऊपर जो है भर्ती करवाई जाएगी, चाहे इसके लिए हमें अलग से पोस्ट इंक्लूड करनी पड़े। एक बात। फिर कहा जाता है कि 20 तारीख से पहले पहले आपका केस सॉल्व हो जाएगा, आकर 20 तारीख को हमें मिलिए। दूसरी बात। तीसरी बात, उसके बाद क्या कहा जाता है एडवोकेट जनरल साहब के द्वारा कि सरकार जो है वो कम से कम 1500 पोस्ट पर जो है वो अनुमति चाहती है रिक्रूटमेंट की। और नेक्स्ट हियरिंग में सीधा कहा जाता है कि सरकार पक्ष में है किसके, रद्द करने की भर्ती को। तो इतनी असमानता क्यों दिख रही है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ पर फेवर नहीं करने आया हूँ। मैं फर्स्ट दिन से ये कह रहा हूँ, इलेक्शन हो रहे थे उस समय भी बोल रहा था, इलेक्शन से पहले भी मैंने बात कही थी कि मैं किसी पार्टी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जो सत्ता आसीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जी हैं, सत्ता आसीन हमारे मंत्रीगण हैं, सभी लोग हैं, उनसे ही ये सवाल किया जाएगा। मूर्खता होगी अगर हम विपक्ष पार्टी के बारे में इस समय बात करें। बहुत बड़ी मूर्खता होगी अगर हम विपक्ष पार्टी के ऊपर उंगली उठाए इस समय। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में उनका समय था, उनके ऊपर उंगलियां उठी। इस समय सवाल का जवाब देना होगा सत्तारूढ़ नेता को, जो इस समय हिमाचल की जो लोकतंत्र है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनको इन सवालों का जवाब देना होगा कि क्यों लगातार असमानताएं दिख रही हैं। लगातार बुलाया जाता है एस्पिरेंट्स को, कभी 20 को, कभी 25 को, कभी स्पेशली किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा बुलाया जाता है। अगर आप लोगों को रद्द करना था तो क्यों अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन आपने दायर की वहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको जो है वो स्टूडेंट का मन रखना था वहाँ तक। क्यों आपके बयानों में जो है वो समानता नहीं दिख पा रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, किसको छुपाया जा रहा है आखिरकार। अब ये बात देखने में आ रही है कि छुपाया आखिरकार किसको जा रहा है। क्या सिर्फ 8 लोगों का ये काम था? अगर आप बोल रहे हो कि 60% एग्जाम लीक हुए हैं या 18 पेपर लीक हुए हैं, तो क्या 8 लोगों ने वो एग्जाम लीक किए थे? 8 में से भी 4 को जो है वो आज जमानत मिल चुकी है। तो क्या ये सिर्फ इतने लोगों का काम था? इतने लोगों तक क्या सीमित था पेपर? अगर 72 लोगों को या 73 लोगों को जैसा कि बोला गया कि ये एग्जाम फैल गया था उन तक, तो कहाँ है रेस्ट ऑफ द जो अरेस्ट हैं या गिरफ्तारियां हैं, कहाँ हैं वो? दूसरी बात सोचने वाली यहाँ पर ये आ जाती है कि क्या सच में पारदर्शिता हो रही है। 18 एग्जाम बताए गए हैं जो लीक हुए हैं, तो क्यों उन एग्जाम के पोस्ट कोड मेंशन नहीं किए गए हैं? आपने एक बंच ऑफ में बता दिया, एक बंच में निकाल कर बता दिया कि 18 एग्जाम लीक हुए हैं, तो क्यों ये नहीं बताया जा रहा है कि वो 18 एग्जाम के पोस्ट कोड कौन कौन से हैं? क्यों इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया? हर एक एस्पिरेंट इस समय ये दुविधा में है कि यार कहीं मेरा एग्जाम तो इसके अंदर इंक्लूड होगा।
डेली हमें कमेंट आते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे जाकर देखिए, वहाँ पर डेली बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमारा एग्जाम तो इसकी जो है वो गाज, हमारे एग्जाम पर तो इसकी गाज नहीं गिरेगी कहीं। 18 जो पोस्ट कोड है उनमें से कौन कौन से एग्जाम ऐसे होंगे। इवन जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो पर्सनली इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं कि सर क्या हमारी जॉब खतरे में तो नहीं है इस समय, और हम क्या जवाब दें उन्हें। मोटा मोटा आइडिया रख के दे दो कि इतने एग्ज़ाम हैं जो लीक हुए हैं, तो उन एग्ज़ाम का बायोडेटा क्यों नहीं दिया जाता, पहली बात। दूसरी बात है, अगर 817 में 73 लोगों ने जो था वो एग्ज़ाम लीक किया था, तो फ्री में तो एग्ज़ाम लिया नहीं होगा, पैसे लिए होंगे। तो अगर 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए में भी आपका एग्ज़ाम बिका होगा, तो लगभग आप मान के चलो कि 80 या 90 लाख रुपए की यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई होगी। जबकि अभी तक विजिलेंस की इंक्वायरी में कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि इतनी ज़्यादा जो है वो 50 लाख तक की जो है वो, हमने सुनी थी कि 50 लाख तक की जो है वो आपकी रकम के खातों या रकम को देखा जा रहा है। जबकि अगर 817 की बात की जाए तो अगर 73 लोगों के पास ये पेपर पहुंच चुका होगा, तो उसकी खरीद फरोख्त में जो रकम गई होगी वो कहाँ गई होगी, किस रूप में गई होगी, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा है दिमाग में कि अगर 73 लोगों के पास से पेपर चला गया होगा, तो उन 73 लोग जो होंगे वो ऑब्वियस से टॉपर हुए होंगे उस एग्ज़ाम में, उन्होंने अच्छे नंबर लिए होंगे, तो क्यों इसकी जो है वो कट ऑफ है वो 35 या 34 पर आकर रुकती है। 70 से ऊपर कितने बच्चे हैं इस एग्ज़ाम में, क्यों इस एग्ज़ाम की जो रेगुलर की जो कट ऑफ निकाली जा रही है वो 55 से ऊपर निकाली जा रही है कि रेगुलर एक्साइज जो टैक्सेशन ऑफिसर है वहाँ पर आपको जो एक्साइज में जो है वो जीओए की पोस्ट मिल जाएगी। क्यों कोई 70 से ऊपर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। हम भी डीवी देकर आए हैं, हमने भी टाइपिंग दी है, हमारा भी रिजल्ट आया, हमको पता है कितनी कट ऑफ किस कैटेगरी की गई है। 45 पर आकर क्यों कट ऑफ रुक जा रही है, 35 कट ऑफ, बिलीव करोगे आप। तो यहाँ से एक साफ निष्कर्ष निकलता है कि अगर मान लेते हैं कि 73 या 74 बंदों के पास पेपर पहुँच चुका था जैसा कि बताया जा रहा है, तो अगर इन बच्चों के पास पेपर नहीं पहुँचता तो कट ऑफ आपकी 30 तक रहती। ये सवाल मन में आता है कि वो 70 या 73 बच्चे 70 अप होने चाहिए थे, तो कहाँ हैं वो, किधर हैं वो। अगर उन 73 बच्चों की आपके पास पहचान हो चुकी है तो क्यों इनके ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कहाँ हैं गिरफ्तारियाँ बाकी, क्यों कोई नाम सामने नहीं आ रहे। जबकि जो 8 गिरफ्तारियाँ हुई थी उनमें से भी 4 को जो है वो जमानत मिल चुकी है। दूसरा, आखिर कब तक जो है वो सियासी गलियारों की बलि चढ़ेंगे विद्यार्थी। लगभग 2-3 साल से 817 के बच्चे सफ़र कर रहे हैं। मेरा इस टेस्ट से कोई लिंक नहीं है, पहले ही बता दूं आपको, 817 से मेरा कोई लिंक नहीं है, पर हम एस्पिरेंट के साथ हैं, हम एस्पिरेंट के साथ खड़े। तो क्यों पहले क्या किया जाता है, पहले भूतपूर्व सरकार द्वारा जो है वो बच्चों को चक्कर कटवाए जाते हैं, उन्हें डेली आने पर मजबूर किया जाता है, और अब ये सरकार पिछले 2-3 महीनों में 4-5 बारी बच्चों ने चक्कर काट कर आ चुकी। महिलाएं रोती हैं, कोई अपने 8 महीने का बच्चा जो है वो घर पर छोड़कर आ रहा है, कोई चंबा से आ रहा है, कोई बर्फ़ पड़ने के बावजूद भी जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति दुर्गम इलाकों से बच्चे आकर जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर। और हेड्स ऑफ तो उन सभी महिलाओं को जो अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई है। मैं हाथ जोड़ता हूँ सभी लोगों को, आप लोगों की हिम्मत की दाद है जो आप इतनी बार यहाँ पर आके आए हो। यार जॉब ही मांग रहे हैं बच्चे, साफ साफ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमने कोई अपराध कर दिया हो, हमें अपराधी की दृष्टि से जो है वो समाज देख रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है। जेबीटी वाला केस लीजिए आप, बीएड वाला केस ले लीजिए आप, हर जगह शोषण। लगभग 3 या 4 साल बाद जो है वो जेबीटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जॉब मिलती है। 4 साल का मतलब क्या है आप लोगों के लिए। दूसरा है कि राजनेताओं के लिए अलग नियम व जनता के लिए अलग नियम क्यों। एक सबसे खास बात ये, किसी पार्टी के या किसी सत्तारूढ़ पार्टी के जब 2 या 3 या 4 नेता करप्शन में जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, तो उन नेताओं को बाहर किया जाता है, उनकी जगह दूसरों को इंक्लूड किया जाता है या दूसरों को जो है शपथ दिलाई जाती है। पार्टी नहीं गिरती है, सत्ता नहीं गिरती है, तो उस समय भी ये नियम लागू होना चाहिए कि अगर वहाँ पर भी कहीं करप्शन हो रहा है तो सरकार गिराई जाए। अगर आपने 73 लोगों की पहचान कर दी है तो उन लोगों को क्यों बाहर नहीं किया जा रहा है। क्या 73 कामयाब एस्पिरेंट नहीं है आपके पास। मुद्दा ये उठता है कि क्या 73 आपके पास एजुकेटेड पर्सन नहीं है 817 के अंदर। बस पहला सवाल यही उठता है कि अगर 73 लोग हैं तो वो है कहाँ, कहाँ है वो 70 से ऊपर वाले एस्पिरेंट। मैं सभी जो है वो 70 से ऊपर वाले एस्पिरेंट को दोष नहीं दे रहा हूँ, परंतु अगर लीकेज हुई होगी तो क्यों जो है वो कट ऑफ 35 या 36 तक आकर जा रही है, ये क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि अगर लीकेज हुई है तो अच्छे खासे नंबर के साथ उन लोगों ने स्कोर किया होगा, परंतु जिस प्रकार का एग्ज़ाम था आपका, तो कट ऑफ में कोई भी व्यक्ति जो है 75 पार नहीं कर पा रहा था। तो कहाँ गए वो 73 बंदे, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा।
अगला क्वेश्चन, क्या सच में ओपीएस एक मुद्दा था, सिर्फ मखौटा? ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि ओपीएस क्या सच में एक मुद्दा था इलेक्शन का? सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगार जो प्रदेश में है इस समय, वो सबसे बड़ा मुद्दा था मेरे हिसाब से इलेक्शन में, जिसे कहीं ना कहीं दोनों पक्षों द्वारा थोड़ा दबाया गया। ओपीएस में आपके पास लिमिटेड जो थी वो लोग थे जो ओपीएस की मांग कर रहे थे, एक लिमिटेड तबका था आपके पास, परंतु अनएम्प्लॉयड में हर एक तबके का व्यक्ति शामिल था। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जिनकी भर्ती कोर्ट में लटकी हुई थी, जिनके रिजल्ट नहीं आते, सिर्फ वही जो थे वो अगेंस्ट थे। हर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन सफ़र कर रहा था और अभी भी कर रहा है। तो इसके ऊपर विचार करना ज़रूरी होगा एक बार कि क्या सच में ओपीएस मुद्दा था, क्या अनएम्प्लॉयमेंट ओपीएस से बड़ा मुद्दा नहीं था। इस चीज़ को ज़रूर देखा जाना चाहिए, इसके ऊपर जब ज़रूर प्रकाश डालना चाहिए। नेक्स्ट है कि एचपीएसएससी को भंग करना आखिरकार कहाँ तक जायज़ है। बात की जाए तो एचपीएसएससी किन्हीं 4 लोगों या 8 लोगों के मिलकर नहीं बनता है। कमीशन में खाली 8 लोग नहीं हैं आपके पास, 8 करप्ट लोग आपके 60 ईमानदार ऑफिसर्स के ऊपर भारी हो गए। आपने कमीशन को ही सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। अगर आपने बंद करना होता तो क्या ये जल्दी किया? क्या कमीशन के जो आपके 60 एम्प्लॉय बचे हुए थे उनको ये इजाज़त देनी चाहिए थी कि यार जिनका एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर पूरा हो चुका है एटलीस्ट उनके रिजल्ट तो निकाले जाएं। मानता हूँ कि न्यू रिक्रूटमेंट के लिए आपको एजेंसी बनानी है, बहुत अच्छी बात है, और हम इसमें आपके साथ हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए न्यू एजेंसी बननी चाहिए और एक बेहतर एजेंसी बननी चाहिए जहाँ पर कि कोई भी चांस ना हो, 0.1% भी चांस ना हो कि किसी बच्चे की मेहनत के साथ खेला जाए। परंतु बात यह कि क्या भंग करने से पहले रिजल्ट निकाल देनी चाहिए थी, क्योंकि वो प्रोसेस पूरा कर चुके थे अपना, उसमें आगे क्या ही हो जाता। अब अगर आपको लग रहा है कि वो 60 एम्प्लॉय इतने ईमानदार हैं तो क्यों उनसे वो आपने जो उनका रूटीन वर्क था, जो उनका पेंडिंग वर्क था, वो पूरा करवा देते। अगर वो करप्ट हैं तो वहाँ जाके भी वो करप्शन ही करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट में अगर वो जाएंगे तो वहाँ पर भी वो करप्शन ही करेंगे। तो ये बात हमेशा दिमाग में खटकेगी कि भंग करना इतना जल्दी आखिर कहाँ तक जायज़ था। अगला है कि स्टूडेंट के शोषण का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, पिछली सरकार या ये सरकार? डेली जो है नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं कि विगत सरकार ने ये किया और हमारी सरकार ये कर रही है। शोषण इस समय किसका हो रहा है? मात्र स्टूडेंट्स का। जो एम्प्लॉय कमीशन में काम करते थे उनकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विजिलेंस टीम का एक एक व्यक्ति जो इसमें जांच में जुड़ा हुआ है, सहयोग दे रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है। हमारे माननीय सत्तारूढ़ पार्टी के सभी नेता लोग जो सभी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी लोगों का जीवन यापन चल रहा है। सफ़र यहाँ पर कौन एक दल कर रहा है? मात्र और मात्र एस्पिरेंट का दल यहाँ पर जो है वो सफ़र कर रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सिर्फ 4 या 8 लोगों की वजह से 4 या 5 लोगों को जो है वो जिल्लत का सामना करना पड़ेगा? मान लेते कि आप एक बेहतर जो है वो एजेंसी लेकर आओगे, एक बेहतर स्ट्रक्चर के साथ, एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर के साथ आप आगे लेकर आओगे, कुछ और नया लेकर आओगे, मान लेते। पर जो 2 या 3 साल से जो एक एस्पिरेंट सफ़र कर रहा है, मेंटली टॉर्चर हो चुका है, उसका मन नहीं करता समाज में जाने को, कहीं बातचीत करने को किसी का मन नहीं करता, उसका रिजर्व हो चुका है वो एक रूम के अंदर, इवन दो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नज़रों तक में गिर चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो एस्पिरेंट दोबारा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएगा? 2 या 2.5 साल तक वेट करने के बावजूद जब उसे पता चलता है कि यार सरकार किस पक्ष में है एग्ज़ाम कैंसिल कराने, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? ज़रा एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना। क्या ये एक अच्छी राजनीति है? क्या एक हेल्दी पॉलिटिक्स है? एक बार जो है मैं सभी जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं उनसे एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ को पर्सनली लेवल पर क्लियर कर चुका हूँ, पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में जितनी महिलाएं होंगी, एक बार उनसे आप जाकर पूछिए कि आपको महीने में 1500 रुपये चाहिए कि आपको मेरी जॉब चाहिए। तो अगर एक भी महिला ने ये बोल दिया कि बेटा मुझे 1500 रुपये चाहिए, तेरी जॉब रहने दे, तो मैं अपना चैनल आज ही बंद कर दूंगा। क्या ये मुद्दा है? प्रायोरिटी मुद्दा है क्या ये? इस चीज़ को जानिएगा। क्या इस समय आवश्यकता किस चीज़ की है? क्या हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो अंधकार की तरफ जा रहा है
और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं इसका आइडिया शायद नहीं होगा किसी को। और क्या होगा आगे की भर्तियों का, इसके बारे में हम सवाल जवाब कर रहे थे कि आगे की भर्तियों का क्या होगा। तो देखिए इस समय बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर 903 क्या क्या होगा, 893 का क्या होगा। स्टाफ नर्सेज पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्तियों का तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 939 वाले पूछ रहे हैं, 971 वाले पूछ रहे हैं, 972 वाले पूछ रहे हैं कि सर हमारे रिजल्ट कब तक आएंगे, कि हमारे ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जो 18 पेपर लीक बताए गए हैं क्या हमारा पेपर तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए मैं क्लियर कट आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में माहौल बना हुआ है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद इन सभी पोस्ट कोड में से किसी से जुड़ा हुआ हूँ और ये एक कटु सत्य है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। इस चीज़ को तैयार रखिए, किसी भी वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहिए। कोई पता नहीं है कि आने वाला दिन में किस प्रकार का डिसीजन जो है वो आ जाए देखने को, क्योंकि 18 पोस्ट कोड मेंशन किए, पर्टिकुलर पोस्ट कोड का नाम कहीं मेंशन नहीं किया गया कि किसमें था। विज़न मुझे नहीं लगता कि किस विज़न पे गवर्नमेंट चल रही है। एटलीस्ट जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं एटलीस्ट उनके बारे में तो कुछ किया जाए। एजेंसी आप अच्छा काम कर रहे हो कि आप एसएससी की तर्ज पर जो है या सेंटर की किसी एजेंसी की तर्ज पर जो है आप नया सिस्टम लेकर आ रहे हो, बहुत अच्छा काम है, अप्रिशिएबल है, उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं हम सब आपको। पर उनका क्या जो उस मेहनत की खान से निकल कर आ चुके हैं, क्या वो लोग वापस जा पाएंगे? जो लोग अपने ये वेट कर रहे हैं कि यार डेली साइट खोल कर ये वेट करते हैं, यूट्यूब खोल कर ये वेट करते हैं कि आज क्या हमारे पक्ष में कोई जो है वो बयान आया है। छात्रों का काम है पढ़ना, प्रिपरेशन करना, अपना तन मन धन इवन अपनी जवानी जो है वो लाइब्रेरी में झोंक देना, बुक्स में झोंक देना, ये है उनका काम। और आज युवा क्या कर रहा है हिमाचल प्रदेश का, डेली सुबह उठ के यूट्यूब के ऊपर देखता है कि यार आज क्या बयान दिया, आज क्या बयान दिया, आज क्या डेट मिली, आज क्या डेट मिली। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही गुहार है कि भाई हिमाचल प्रदेश का युवा इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुका है। ना सिर्फ युवा परंतु उसके परिवार के व्यक्ति भी तनाव में आ चुके हैं। और हमें इस समय कुछ नहीं चाहिए, ना हमें फ्री का बिजली चाहिए, ना हमें फ्री का पानी चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे हैं जो हमने अर्न किया है, जो हमने कमाया है। अगर 73 बंदों की आपने तलाश कर लिया तो उन्हें बाहर कीजिए, उसकी जगह 73 काबिल लोगों को अंदर कीजिए। करप्शन को आप ढूंढने लगे तो इसकी तहें जो है वो पिछले 10 साल तक के एग्जाम में चले जाएंगी। सबको पता है कौन कितना पानी में, हर व्यक्ति को पता है कि कौन सी एजेंसी कितने पानी में है, हर व्यक्ति को पता है कि किस एजेंसी में आज डेट में कितना करप्शन होता है, कहाँ पर करप्शन होता है। हम सभी लोग मिडिल क्लास लोग, हम सभी लोग समाज का एक हिस्सा हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पर कितना करप्शन होता है और हमें भी पता है कि कौन सी एजेंसी में कितनी पारदर्शिता से काम होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय जो सबसे तनाव में और सबसे शोषित इस समय जो वर्ग है वो है विद्यार्थी वर्ग, स्टूडेंट वर्ग, एस्पिरेंट वर्ग। एक स्टूडेंट जो है अपनी जवानी के 3 से 4 साल जो वो लगातार लाइब्रेरी में निकाल देता है। आप एक बार लाइब्रेरी का रुख कीजिए जाकर, आपको बैठने तक की वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। किसी लाइब्रेरी में आप चले जाइए, कदम रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। तो ये कुछ सवाल थे जो मेरे मन में आ रहे थे, और अगर आपके मन में भी सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं उत्पन्न हुए हैं तो हामी भरिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। और कुछ और क्वेश्चन जो आपके मन में है कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन को भी लेकर आइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि यार हिमाचल का युवा क्या महसूस कर रहा है इस समय, क्या क्या जो उसके मन में सवाल हैं जो इस समय पनप रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नया हो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि एक बेहतरीन कंटेंट लाने की मैं आपके लिए सोच रहा हूँ हिमाचल जीके के रिगार्डिंग या फिर जीएस के रिगार्डिंग। और कल एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर डालूंगा जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यार क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हिमाचल की जगमोहन ब्रोकरा को टैकल करने की, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जीएस को कवर करने की, मॉक टेस्ट आप किस तरीके से दे सकते हैं। तो जल्दी इसके ऊपर वीडियो बने रहेगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।